हेलो दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल MK एजुकेशन प्लेस में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृष्ण जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। संख्या पद्धति का मतलब होता है, इसका वर्गीकरण जो होता है संख्या पद्धति का, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, है ना। ये सभी संख्याएं क्या है? संख्या पद्धति। ये सभी संख्याएं संख्या पद्धति है। तो ये जो है संख्याएं, इन संख्याओं को पहचानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये संख्या जो है कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, है ना, 11, 12, यानी कोई भी आप क्लास में पढ़ते हो तो इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। संख्या पद्धति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या जो होता है वह 1 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से शुरू होता है। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, यानी अनंत, है ना। ये प्राकृत संख्या अनंत तक जाती है। अब इसमें है कि प्राकृत संख्या को किससे सूचित करते हैं? तो n से, क्योंकि इसे नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है। अगला, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है 1 से गिनती शुरू होती है। प्राकृत संख्या की गिनती कहां से शुरू होती है? 1 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, और कहा जाए सबसे बड़ी तो अनंत। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो इसके लिए हमारा अनंत होता है। अनंत। अब दूसरा हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या। अब हम पूर्ण संख्या को पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है कि प्राकृत संख्या के पहले 0 आने से पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या के पहले 0 आने से क्या होता है? पूर्ण संख्या का निर्माण होता है। यह भी इसी तरह से चलते रहता है इन्फिनिटी तक। तो इसे W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। यह पहला पॉइंट है पूर्ण संख्या का। पूर्ण संख्या का दूसरा पॉइंट इसी तरह से, जैसे यहां पर लिखे हैं उसी तरह से होगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होगा? 0, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है वह 0 से शुरू होता है। अगला पॉइंट हो जाएगा सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होगा उसी तरह से अनंत, इनफाइनाइट, अनंत होगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। तो ये अनंत का सिंबल है। ठीक है, अब इसका भी काम हो गया है। अब इसमें देखो,
एक और नोट बनता है इसमें, नोट नंबर 1, ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, नोट नंबर 1। तो 1 नंबर नोट में क्या है कि सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। देखो यहां पर देखना है कि सभी पूर्ण संख्या को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं, लेकिन नोट नंबर 2, सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। देखो यहां पर है कि पूर्ण संख्या का आप ज्ञान फिर से देख लो। कहा कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या के आगे जब शून्य लगा दो, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है? प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगाना है, प्राकृत संख्या के आगे शून्य लगाना है ना। शून्य लगाने से पूर्ण संख्या बनता है, शून्य लगाने से बनता है पूर्ण संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, क्योंकि 0 से ही शुरू होता है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या इन्फिनिट यानी अनंत है। और नोट नंबर 1, यहां ध्यान देने की बात है कि आप सभी प्राकृत संख्या, इसमें जितना भी प्राकृत संख्या है, वो सभी के सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। देखो 1 2 3 4, ये सभी क्या है? पूर्ण संख्या है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, लेकिन सभी पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते, क्योंकि यहां पर शून्य जो है वह पूर्ण संख्या होता है। शून्य क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, जबकि प्राकृत संख्या नहीं होता है। शून्य जो है पूर्ण संख्या होता है, लेकिन प्राकृत संख्या नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि सभी पूर्ण संख्या को आप प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। तो अब देखेंगे पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से हमारा पूर्णांक संख्याएं बनता है। यानी 0 के पीछे वाले नंबर और 0 के आगे वाले नंबर दोनों में क्या करना है? दोनों में एक तरफ माइनस लगाते जाना है और एक तरफ प्लस लगाते जाना है। इस प्रकार के संख्या को हम क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्याएं बोलेंगे। ये इसका कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इसे I अथवा Z से सूचित किया जाता है। इसे I अथवा Z से सूचित किया जाता है। अब पूर्णांक संख्याएं जो है
वो धनात्मक पूर्णांक भी होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है, अधनात्मक पूर्णांक होता है और ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले धनात्मक पूर्णांक के बारे में जानेंगे। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हमारा कौन कौन होगा? धनात्मक पूर्णांक हमारा होगा, ये सभी होगा, जीरो को छोड़ करके ये सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं। जैसे में 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक, ये सभी हमारा धनात्मक पूर्णांक होता है। ये सभी हमारा क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। और इसमें हमारा दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक भी हमारा जीरो को छोड़ करके माइनस वाले सभी संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक बोलते हैं। जैसे में -1, -2, -3 डॉट डॉट, इस तरह से -इन्फिनिटी तक चलिए जाओ, ये हमारा हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक। तो दोस्तों अब देखेंगे ये हमारा शून्य कौन सा पूर्णांक है। शून्य, इसमें ना तो धनात्मक पूर्णांक में लिखा ना ही ऋणात्मक पूर्णांक में लिखा, तो ये शून्य हमारा कौन सा पूर्णांक है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो देखो ये कौन सा पूर्णांक है, इसको किस पूर्णांक में हम लिख सकते हैं। पूर्णांक है पर धनात्मक पूर्णांक ये नहीं है ना। तो यहाँ पर पॉइंट्स लगाकर आप लिख सकते हो कि शून्य यानी ये वाला शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो शून्य क्या है वो अब देखते हैं। शून्य हमारा अधनात्मक पूर्णांक और अऋणात्मक पूर्णांक में आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, यहां पर होगा अधनात्मक, अधनात्मक पूर्णांक, अधनात्मक पूर्णांक। इसमें हमारा अधनात्मक, धनात्मक कहे तो प्लस वाले, धनात्मक कहे तो ये वाले। अब अधनात्मक कहने का मतलब धनात्मक नहीं, कहने का मतलब माइनस। तो कहने का मतलब जीरो इसमें शामिल होगा, उसके बाद माइनस वाला 1, 2, 3, माइनस में -1, -2, -3 डॉट 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 -इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे हो गया अधनात्मक पूर्णांक। उसके बाद अब हमारा है अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक, अऋणात्मक पूर्णांक। ये हमारा क्या है, ये हमारा अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक पूर्णांक कहने का मतलब क्या हुआ, अऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस वाला। जब अ लग जाए तो माइनस वाला नहीं, अऋणात्मक मतलब ऋणात्मक को छोड़ करके। कहने का मतलब 1, 2, 3 प्लस चार्ज वाले अंक। तो अऋणात्मक में हमारा शून्य भी आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, इसमें प्लस इन्फिनिटी तक होगा। ये सभी नंबर हमारा क्या है, अऋणात्मक पूर्णांक। तो दोस्तों आप सीखे हैं
शून्य हमारा ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है और ना ही धनात्मक पूर्णांक है। शून्य पूर्णांक है लेकिन ऋणात्मक पूर्णांक भी नहीं है और धनात्मक पूर्णांक भी नहीं है। तो है क्या? शून्य एक अधनात्मक पूर्णांक है और शून्य एक और ऋणात्मक पूर्णांक है। 4 नंबर जो होता है हमारा सम संख्या, सम संख्याएं, सम संख्याएं जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित, दो से पूर्णतः विभाजित हो, यानी जो संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, आगे जैसे में 2, 4, 8, 10, यानी जिन संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो सम संख्याएं कहलाती है। क्या कहलाती है? सम संख्याएं। यानी जिन संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे? सम संख्याएं कहलाएंगे। अब हमारा है, अब देखो विषम संख्याएं हैं। तो जो संख्याएं इसमें 2 से है, तो जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती है। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे देखेंगे, जैसे हमको देखना है 1, 3, 5 है ना, इस तरह से कोई भी संख्या आप ले सकते हो। आदि है ना, इस तरह से आप कोई भी संख्या ले सकते हो। ये सभी विषम संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्याएं वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं से विभाजित हो दूसरी संख्या से नहीं, या फिर वैसी संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... है ना। अब इसमें क्या है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें केवल 1 एवं स्वयं से विभाजित हो। जैसे में 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग लग जाएगा। अब गुणनखंड की बात रहे तो इसका भी गुणनखंड 2 होता है, 1 और 2 है ना। अब है 3 में भी क्या होगा, 1 से विभाजित हो जाएगा और स्वयं कहने का मतलब अपने 3 से विभाजित हो जाएगा। इसमें भी ठीक उसी तरह से 1 से विभाजित होगा और स्वयं 5 से विभाजित होगा और कोई संख्या से विभाजित नहीं होगा। जैसे में मान लिया जाए 6 ले लेते हैं एक संख्या हम,
तब इसमें क्या होता है, 1 से भी विभाजित होता है, 2 से भी विभाजित होता है, 3 से भी विभाजित होता है, और 4 से भी भाग, 4 नहीं 6 से भी भाग लग जाता है, और 6 से भी भाग लग जाता है। तो इसमें अब हम क्या देखते हैं कि इसके विभाजित क्या कर रहा है, 1 एवं स्वयं से विभाजित हो, लेकिन यहां पर देखा जाए तो 1 एवं स्वयं से विभाजित हुआ लेकिन दूसरा से भी हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है, या फिर इसका 1 2 3 4 4 गुणनखंड हो गया है, 1 2 3 4 4 गुणनखंड हो गया है, इसीलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे में 7, 1 और 7, इसे और कोई भी संख्या विभाजित नहीं कर सकता है। 11, जैसे में 1 और 11, इसे भी दूसरा कोई विभाजित नहीं कर सकता है, 1 और 11 करेगा। इसको भी उसी तरह से 1 और 13 दूसरा कोई नहीं करेगा, 1 और 17। मान लिया जाए इसके बीच में 12 आता है ना, इसके बीच में 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, तो ये सभी भाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं नहीं है। कैसे, तो देखते हैं, इसके गुणनखंड की संख्या जो है वह 1 2 से ज्यादा है। इसमें कहा जा रहा है कि जिसका गुणनखंड केवल 2 हो वही अभाज्य संख्या होता है। जैसे में यह 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, और 12 से भी हो जाएगा। कितना सारा गुणनखंड हो गया, 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड की संख्या हो गया। जबकि कह रहा था कि वैसी संख्या जिनका गुणनखंड 2 हो वे अभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, भाज्य संख्या को कई नामों से जाना जाता है। भाज्य संख्या जो है वह भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, और इंग्लिश में इसको कंपाउंड नंबर भी बोला जाता है। तो भाज्य संख्याएं किसको कहेंगे, भाज्य संख्याएं। इसी तरह से वैसी संख्याएं जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त दूसरी अन्य संख्या से विभाजित हो भाज्य संख्या कहलाती है। या वैसी संख्याएं जिनके गुणन खंडों की संख्या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो। जैसे जैसे 4 6 7 होगा नहीं, 8 नहीं, हाँ होगा 8 9 10 11 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं होगा, 14 15 16 17 भी नहीं, 18 19 नहीं, 20 21 ... है ना। तो ये हमारे क्या है, भाज्य संख्या है। कैसे पहचानेंगे कि ये सब भाज्य संख्या है, तो अब देखते हैं। जैसे में 4 1 से भी भाग लग जाता है, और स्वयं कहने का मतलब 4 से भाग लगता है। इसके अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित होना चाहिए।
तो क्या ये 2 से विभाजित होगा? तो होगा। इसका मतलब यह भाज्य संख्याएं हैं। जैसे में 6 ले लेते हैं। अब कहेंगे 6 कैसे भाज्य संख्याएं हैं? तो 6 हमारा क्या होगा? सबसे पहले 1 से विभाजित होगा ये, क्योंकि स्वयं से विभाजित और 1 से विभाजित हो, क्योंकि 1 और स्वयं दोनों से विभाजित हो। अब यहां पर हम देखते हैं कि इसको अन्य संख्या भी विभाजित करता है। 2, 3, 2 से भी भाग लग जाता है, 3 से भी भाग लग जाता है, 3 बार में। ठीक, 3 से भाग लगता है 2 बार में। इसी तरह से सबको जांच कर सकते हैं। नोट नंबर 1 में क्या है कि 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्याएं। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सम अभाज्य संख्या। बाकी सभी क्या होगा? विषम अभाज्य संख्या। पूछा जाएगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? तो यह है 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन है? 3 है। आगे दूसरा, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और तीसरा नोट में 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो अब देखेंगे सअभाज्य संख्याएं। वैसी संख्याओं का युग्म जिसका मोसो 1 हो। वैसी संख्याएं जिसका मोसो 1 हो सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 5, 12, 3, 17, कुछ भी लिख दो, उसका मोसो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है। तो 9 नंबर में है जुड़वा अभाज्य संख्याएं। वैसी अभाज्य संख्याओं का युग्म जिनका अंतर 2 हो। जिनका अंतर 2 हो जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे देखते हैं इसमें, जैसे देखेंगे 3, 5, इसके बीच में एक संख्या गैप होती है। जुड़वा अभाज्य संख्या में एक संख्या गैप होती है। 3, 5, 5, 7। अब कहेगा 7 और 9,
तो 7 9 नहीं होगा, क्योंकि 7 और 9 जो है वह हमारा अभाज्य संख्या का युग्म नहीं है। एक है अभाज्य संख्या और एक है भाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या कहने का मतलब, जुड़वा अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि दोनों संख्या जो है जोड़ा में, जुड़वा माने जोड़ा, दोनों संख्या जो है वह हमारा अभाज्य ही होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए 7 9 नहीं होगा। तो उसके बाद अगला संख्या क्या सोचा जाए? अगला संख्या 11 13, 11 और 13 ये दोनों देखो अभाज्य संख्या है, और बीच में एक गैप है 12, है ना। दोनों का अंतर 2 भी हो जाता है, घटाने पर 2 होता है। क्या हो जाता है? घटाने पर 2 हो जाता है। तो इसी तरह से आगे की संख्या भी हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके तथा q डज नॉट इक्वल 0 हो। कहने का मतलब q जो है 0 नहीं होना चाहिए। हर, q का मतलब हर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर 0 हो जाएगा तो उस संख्या जो होगा अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, वह संख्या जो बनेगा। क्योंकि हर जब 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी अपरिभाषित हो जाएगा। जैसे देख लेते हैं, जैसे में 5 नीचे नहीं कुछ है तो इसे हम परिमेय संख्या बना सकते हैं 1 लिख करके, 5/1, 3/4, -2/17। आप कुछ भी लिख सकते हो इस तरह से। ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? परिमेय संख्या। अब देखेंगे अपरिमेय संख्याएं। वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। और जो हमेशा रूट के अंदर हो। जैसे देखेंगे √3, √5। अब देखो कि इसमें √1 नहीं होगा। √1 रूट के अंदर में है, लेकिन यह क्या है? 1 हो जाता है, रूट से बाहर हो जाता है। यह क्या है? जो हमेशा रूट के अंदर हो। ये रूट के अंदर हमेशा रह पाएगा? नहीं। जैसे में √4, इसका रूट से बाहर हो जाता है। क्या ये √4 हमेशा अंदर रहेगा रूट के? नहीं। अर्थात ये सब संख्याएं हमारा वो परिमेय नहीं है, ये सब संख्या हमारा परिमेय है। तो वो परिमेय हमारा हो जाएगा 6, है ना, 7, या फिर ऐसे भी 2 + √3, यानी परिमेय और अपरिमेय को भी जोड़ दो तो वह अपरिमेय हो जाता है। परिमेय अपरिमेय को गुना कर दो, जैसे में ये 2√5, ये भी क्या हो गया?
अपरिमेय। जैसे परिमेय को अपरिमेय भाग कर दो, √5/3, ये भी अपरिमेय है ना। परिमेय से अपरिमेय को भाग कर दो तो ये भी अपरिमेय। ये सभी संख्याएं क्या है? अपरिमेय है।